नमस्ते। आज आप लोगों से बात करते हुए मुझे बहुत खुशी है। ऐसे एक भारत की बात, जो भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस भारत की बात हम लोग कर रहे हैं। और उसका आयोजन जिन संस्थाओं ने किया, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और जनसेवा केंद्र, इन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया है। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बड़े परिश्रम के साथ इन्होंने स्वयं होकर, मतलब ये कोई सरकारी काम नहीं था, इनके लिए एक आवश्यक नहीं था, परंतु एक समाज कार्य के नाते इन्होंने जो कार्य हाथ में लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस श्रृंखला में बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया है। आज मुझे भी उस विषय पर कुछ बात कहने के लिए आपने आमंत्रित किया है, और मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा कि ये भारत की बात है, ये हमारी सबकी बात है। और इसलिए इस बात को लेकर हम सब जाएं। जितने भी विषय आपने सुने होंगे अब तक, उन सब विषयों का सार यही है कि भारत को आगे बढ़ना है तो हम सबको एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वो एक कदम हम आगे बढ़ाने के लिए वो विचार पूर्वक जाना पड़ेगा। तो वो विचार क्या है? क्यों हमारा भारत श्रेष्ठ है, क्यों हमें भारत को आगे बढ़ाना है, और हम भारत के आगे बढ़ने में ही केवल हमारा कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण है। इस बात को बहुत अच्छे से गहराई से समझना आवश्यक है। मुझे कुछ बात समझ में आई तो मुझे लगा कि आपसे ये बात जरूर करनी चाहिए, और इसीलिए मैं आज इनके निमंत्रण पर आपके बीच में उपस्थित हूँ। हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमारे देश को ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया और जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। और हम लोगों को इस युग में 1947 में ब्रिटिशों से, उनकी सत्ता से स्वाधीनता मिली। वैसे तो हम बहुत भाग्यशाली है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है कि जिनके ऊपर किसी ने आक्रमण किया, उनका अस्तित्व, उनकी स्वाधीनता सब कुछ समाप्त हो गया। परंतु अपने देश में सतत ऐसे लोग रहे जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, जिन्होंने अपने देश, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, उसका महत्व और उसकी प्रासंगिकता को बहुत अच्छे से समझा। और इसलिए उन्होंने अपने जीवन से भी ज्यादा महत्व अपने इस राष्ट्र और संस्कृति को दिया। इसी का परिणाम है कि इतने सारे आक्रमण, इतने सारे दबाव, उसके बाद भी आज 2024 में हम एक भारत के नाते हैं, हम एक हिंदुस्तान के नाते हैं, हम एक दुनिया के एक अच्छे देश के नाते हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज के समय में भी हम लोग अपने देश पर गर्व कर सकते हैं कि हम उसी संस्कृति को, उसी नमस्ते को हमने रखा है, उसी भगवान श्री राम को हम लोगों ने अपने आराध्य के रूप में रखा है 2024 में भी। और ये श्रृंखला हजारों वर्ष तक तब चलती है जब कई लोग उसके लिए अपना जीवन लगा देते हैं। ये जो सर्वोच्च भाव है, सबसे बड़ा भाव, मतलब जिसकी कोई उसकी गिनती नहीं कर सकते, ऐसा ये जो भाव है, ये अपने राष्ट्र की विशेषता है। और इसीलिए ये देवभूमि है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और उसकी इच्छा के बिना ये संभव नहीं है। इस हजारों वर्षों की जो श्रृंखला थी, उसी कारण से हम लोग लगातार संघर्षरत रहे। और उसी संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि 1947 में हम लोगों को ब्रिटिशों की दास्ता से मुक्ति मिली है। और इसलिए ये जो अमृत हम लोगों को मिला है स्वाधीनता का, उसके पीछे कई लोगों का बलिदान है। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लोगों के या किसी एक प्रकार के प्रयत्न से ही हम लोगों को ये स्वाधीनता मिली, परंतु वास्तव तो ये है कि हमारे देश में, देश के हर कोने में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर, कोई भी कोना ले लीजिए, हर जगह जिसको जैसे समझ में आया, भाव एक ही था कि मेरी भूमि है, ये मेरा धर्म है, मेरी संस्कृति है, मेरे लोग हैं, और उनके कल्याण की बात, उसके स्वाभिमान की बात मेरे लिए सर्वोच्च है। हाँ, रास्ते अलग अलग थे और कोई भी रास्ता खराब या नहीं था, क्योंकि उसमें एक पवित्र उद्देश्य था। उसका जो इंटेंशन था वो पवित्र था, शुद्ध था। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, उन रास्तों के बारे में अपनी सहमति या असहमति हो सकती है। और इसीलिए आज जब स्वाधीनता के बारे में सोचते हैं तो हमें उन सभी के बारे में स्वाभिमान और उनके सबके प्रति गर्व का भाव रखना चाहिए। वो चाहे गांधी जी थे, उनका अहिंसा का मार्ग था, या हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, स्वतंत्रवीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी थे, उनके प्रति भी हमें उतना ही स्वाभिमान रखना है जिनका मार्ग हिंसा का था। या सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने ही भारतीय सैनिक जो विदेशी सत्ता के साथ लड़ रहे थे, उन्हीं को उन्होंने प्रेरित किया भारत माता के लिए संघर्ष करने के लिए।
देश का हर कोना, बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं, मतलब कोई छूटा नहीं था। हर कोई इस धुन में था कि कैसे, किस रास्ते से, जिसको जो रास्ता मिल जाए वो सब लगे थे कि देश को स्वाधीनता कैसे मिल जाए और अपने देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा कैसे हो। यहाँ तक कि विदेश में जो भारत की ब्रिटिश सेना में थे, उन लोगों ने तो हाथ थाम लिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके नेतृत्व में उन्होंने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन में कूच कर दिया था। लेकिन जो भारत में थे, नेवी में थे, सेना में थे, उन सब लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही ब्रिटिशों ने, उनकी सेना ने नेताजी की सेना पर आक्रमण किया, इस दूसरी तरफ मुंबई के डॉक में आंदोलन प्रारंभ हो गया था। उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया था और ये एक सही बात थी कि जिसने ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया था। और वो इस निष्कर्ष पर आ गए कि अब उन्हें 1857 की जो कड़वी यादें थी वो सता रही थी। अब देश बदल चुका था, दुनिया का चित्र बदल चुका था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और उस परिस्थिति में उनके लिए यहाँ से भागने के अलावा कोई और उपाय ही नहीं था। और इसलिए ये सारे लोग और एक सतत श्रृंखला, वो श्रृंखला उसका कारण है जिसके कारण हमें स्वाधीनता मिली। और ये श्रृंखला में लोग कैसे थे? भगत सिंह के साथी कौन है? एक सुखदेव है, एक राजगुरु है। आप लोकमान्य तिलक के साथी कौन है? लाल बाल पाल है, एक बंगाल से है, एक पंजाब से है। कैसे कैसे साथी है? श्याम कृष्ण वर्मा जी गुजरात के हैं और लाला लाजपत राय पंजाब के हैं, लेकिन उनके क्रांति का असर बंगाल तक पड़ रहा है। ये ऐसा चित्र है। तमिलनाडु आज जिसके बारे में लोग चर्चा करते रहते कि वहां स्वाधीनता आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ, वहां डिक्लेरेशन हो रहा है स्वाधीनता के लिए। उसका नाम क्या है? उसका तमिल डिक्लेरेशन नाम नहीं है, उसका नाम है जम्बूद्वीप डिक्लेरेशन। तमिलनाडु में स्वाधीनता के आंदोलन में नया न्यूज़पेपर आ रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है हिंदू। ये जो घटनाएं हैं ये सब बताती है कि किस तरीके से भारत के हर कोने में ये आवाजें उठ रही थी। ये भारत के एक सनातन राष्ट्र होने की एक पुष्टि करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये क्या है, मतलब ये राष्ट्र क्या है। और इसीलिए किसी भी कोने में होने पर भी उनके आत्मा की आवाज एक ही थी। सुब्रमण्यम भारती लिख रहे थे, वो तमिलनाडु में बैठे थे, परंतु वो भी भारत की बात लिख रहे थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की सेना में तमिलनाडु में जाएंगे तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु के हर जिले में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके नाम सुभाष रखा हुआ है, जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा मूर्तियां, प्रतिमाएं दिखेगी सुभाष चंद्र बोस की तमिलनाडु के जिले में, क्योंकि वो तमिलनाडु के लोग बंगाल के सुभाष चंद्र बोस की सेना में सबसे ज्यादा बढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अब ये बात देश की एकता, अखंडता और हजारों वर्षों से हमारे अंदर जो धारा बह रही है जोड़ने वाली, वो चल रही है। इसीलिए जब देश स्वाधीन हुआ, स्वाधीनता हमारे संविधान ने लिखा वी द पीपल। ये वी कौन है? ये वी संविधान ने नहीं बनाया, संविधान के पहले ही हम वी द पीपल है। और वो वी द पीपल जो है, हम जो लोग हैं, हमने अपना संविधान बनाया। स्वाधीनता हमने संघर्ष करके पाई और हमने अपना संविधान बनाया, हमने अपना रास्ता लिखा कि हम स्वाधीनता के बाद किस रास्ते पर चलेंगे। दुनिया में उस समय और भी देश हमारे बाद स्वाधीन होते चले गए, हर एक ने अपनी राह बनाई। हमारे साथ जो देश स्वाधीन हुआ, जिसने अपना नाम पाकिस्तान रखा, परंतु वो एक अलग ही राह पर, भारत विरोध की राह पर चल पड़ा, हिंदू धर्म के विरोध की राह पर चल पड़ा। परंतु भारत ने अपनी हजारों वर्षों की परंपरा की जो रास्ता था उसी को अपनाया। बहुत सारे लोग ब्रिटिशों की शिक्षा से संभ्रमित रहे, क्योंकि लगभग 100 वर्ष तक ब्रिटिश की शिक्षा भारत में चली, ब्रिटिश शिक्षा। उससे बहुत लोग प्रभावित भी हुए और उन्हें स्वाधीनता के पश्चात कुछ लोगों को यह संभ्रम भी रहा, भारत स्वाधीन तो हुआ, किस रास्ते पर हमें जाना है। और उन्हें लगा कि शायद हमें ब्रिटिशों जैसा बनना पड़ेगा आने वाले समय में, तब हम शायद अच्छे देश बनेंगे। कुछ लोगों ने सोचा कि हमें अमेरिका जैसा बनना पड़ेगा। परंतु देश में ऐसे भी लोग बहुत थे जो ये सोचते थे कि भारत को भारत जैसा बनना होगा, भारत का रास्ता भारत को खुद बनाना पड़ेगा, अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी, अपने परिश्रम से बनानी पड़ेगी। और इसलिए स्वाधीनता के आंदोलन में इसके बीच थे, जहां कई लोग जमीन पर संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ पीसी रे किताब लिख रहे थे हिंदू केमिस्ट्री की, कोई मुखर्जी किताब लिख रहे थे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया, और ये किताब हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में पब्लिश हो रही थी। कोई लिख रहे थे अपने फिजिक्स के सिद्धांत लिख रहे थे।
दादा साहेब फाल्के जाकर ये प्रयास कर रहे थे कि अगर नई फिल्म की दुनिया आ रही है तो उसमें अपने अनुसार अपनी फिल्में बननी चाहिए, तो हमें वो तकनीकी सीखनी पड़ेगी और उसको अपने अनुसार उसका उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जब पहली फिल्म बनाई उसका नाम ही राजा हरिश्चंद्र। ये सब हमारे स्वाधीनता सेनानी है। जिस क्षेत्र में थे, कोई अपनी इंडस्ट्री बना रहा था कि भारत में उद्योग होना चाहिए, भारत के जैसा उद्योग होना चाहिए, अपने स्वाभिमान के साथ अपने चिंतन के आधार पर राष्ट्र को खड़ा करना, ये बात स्वाधीनता सेनानियों के दिमाग में थी। इसलिए मदन मोहन मालवीय जी देख रहे थे कि नई शिक्षा आ रही है, हम जब स्वाधीनता में नहीं है तब दुनिया में बहुत नए नए तंत्र बन रहे, उनको हमें लेना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जब ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास ऐसे विश्वविद्यालय बनाए जा रहे थे, तब उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनाया, जिसने कहा कि हम आधुनिक से आधुनिक ज्ञान लेंगे क्योंकि वो हमारी परंपरा है, जहां से भी आएगा, जैसे भी आएगा, जिस रास्ते से आएगा हम लेंगे और हम अपने पास जो ज्ञान है उसको लेकर पूरे दुनिया में जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, जो वैज्ञानिक ज्ञान था, उस ज्ञान को नए ज्ञान के साथ उसका एक सम्मिश्रण बनाने का उन्होंने प्रयास किया। और हम देख सकते हैं कि अपने देश मिट्टी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स BHU से निकले और जिन्होंने पूरे देश में, दुनिया में नाम आगे बढ़ाने का काम किया। स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया और वहां पर भी दुनिया भर के लोग आए। जो भारत के लोग पढ़कर दुनिया में गए थे वो अपने बड़े बड़े करियर छोड़कर यहाँ आए। बहुत सारे ऐसे मिशंस बने। एक धारा चल रही थी कि जिनको लग रहा था कि देश स्वाधीन हो गया, तो सोमनाथ का जो मंदिर आक्रामकों ने तोड़ा, तो स्वाधीनता मिलते ही मुझे पहला काम सोमनाथ में वो मंदिर पुनर्स्थापित करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम हर क्षेत्र में जिनको जो समझ में आ रहा था वो उस करने में लगा था। लेकिन एक धारा ये भी चल रही थी जो ये सोच रहे थे कि नहीं, हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो हमें विदेश जैसा बनना पड़ेगा, उनके जैसा ही करना पड़ेगा। दूसरों से नए नए ज्ञान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा और अपना ज्ञान जो वास्तविक है, जो सत्य है, जो काल के प्रवाह पर सत्य साबित हुआ है, उसको छोड़कर ये नहीं किया जा सकता। और इसलिए भारत का जो भविष्य का रास्ता है, वो रास्ता हमारी संस्कृति की, हमारे ज्ञान की मजबूत नींव पर ही खड़ा हो सकता है, उसी पर चल सकता है। और इसलिए आज ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात अब अपने देशवासियों की इसी अंदर की आवाज और उनके अथक परिश्रम के कारण, मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, कई लाखों लोगों ने अपनी वो बात छोड़ी नहीं, अपनी जिद छोड़ी नहीं, उन्होंने अपनी उसी बात को पकड़ के रखा। मतलब जो कई कलाकार थे, इतना जबरदस्त मतलब आक्रमण हुआ हमारे संगीत क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेकिन लोगों ने अपना सब कुछ लुटा कर भी अपनी उन भारतीय नृत्य कलाओं को, संगीत कलाओं को, चित्र कलाओं को, अपने कारीगरी को, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ये भी एक स्वाधीनता का संघर्ष था। ये सब अपनी परंपराओं को, अपने त्योहारों को, अपने ग्रंथों को, बहुत चीजों को लोगों ने बचा के रखा। आज हमें जो सहज रूप से ये बातें उपलब्ध है, तो कई बार लोगों को लगता है वो तो थी नहीं, वो उसको भी बचाने के लिए, उसको रखने के लिए लोगों ने अपने परिवार, अपने जीवन, बहुत कुछ लुटा दिया है। वो सारी संघर्ष गाथा है। इसलिए आज जब हम अपने समृद्धि का रास्ता खोजने की स्थिति में आए हैं और भविष्य की राह की हम देख रहे हैं, तो हमें ये सोचना जरूरी है कि हमारा देश कैसा बनेगा। दुनिया में ऐसे भी देश की प्रगति हुई है पिछले 400 वर्षों में कि जिन्होंने सोचा कि जो ज्ञान था, मतलब विज्ञान, तो उस विज्ञान के आधार पर नई नई तकनीकी बनती चली गई। जो मूलभूत विज्ञान था वो तो भारत में हजारों वर्षों से था, परंतु जो मानव हित में होगा, जो पर्यावरण के हित में होगा, उसी प्रकार की तकनीकियों का विकास किया गया जो मानव हित में होगी, जो सृष्टि के हित में होगी। परंतु पिछले 400 वर्ष में जब हम उस मैदान में थोड़े पिछड़ गए थे, उस समय ऐसे इन बातों को भुलाकर जैसे जैसे जिसके दिमाग में आया उस तरीके से नई तकनीकों का निर्माण हुआ, और जिसने मानव जीवन के साथ क्या होगा, मानव मूल्यों का क्या होगा, मानव की संस्कृति का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, पर्यावरण का क्या होगा, इसको सोचे बिना ही बहुत सारी बातें आगे बिगड़ गई। और निश्चित रूप से उन्होंने हमारे जीवन में नए बदलाव लाए, जो तो मनुष्य का स्वभाव है। कोई सभ्यता रुकती नहीं है, मनुष्य सभ्यता हमेशा ही आगे बढ़ती है।
परंतु कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और मानव जीवनों के मूल्यों के साथ समझौते होते चले गए। दुनिया के बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं जिन्होंने अपनी संस्कृतियों से समझौता करते चले गए और जैसे जैसे तकनीकी आई, जैसे जैसे बातें आई, उसको वो आगे बढ़ाते चले गए। और ये बात केवल हमारे साथ नहीं, पूरे दुनिया के कई लोगों के साथ हुई है। और इसलिए आज जब भारत का समय आ रहा है, हमारे नौजवानों ने अपना डंका बजाना प्रारंभ किया है दुनिया में, तो हम लोगों को इस बात पर सोचना जरूरी है कि हमारा रास्ता क्या होगा। क्या हम जो तकनीकी जैसे मार्केट में आएगी उसके अनुसार हम अपने संस्कृति को या जीवन की रीति नीति को समझौता करते जाएंगे, या हम अपने तरीके जीवन के उसका चयन करेंगे, एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह, एक मूल्यवान व्यक्ति की तरह उसका हम चयन करेंगे और उसके आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर नई तकनीकियों का निर्माण करेंगे। यह महत्वपूर्ण विषय है। हम नए रोबोट बना देंगे परंतु उनका संस्कृति, उनका संस्कार हमारा रहेगा। ये बात बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं जब सोचता हूं कि भारत शायद उसी दिशा में जाने के लिए सोच रहा है, और इसलिए अभी तक ये बताया जा रहा था कि अगर आप विज्ञान में विश्वास करते हैं तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते, आप आध्यात्म या धर्म की बात कर रहे हैं तो आप विज्ञानवादी नहीं हो सकते। और इसलिए अंधश्रद्धाओं को इतना जोर से खींचा गया कि जैसे धर्म का ही विरोध हो गया। और ये आर्थिक विकास आप करना चाहते तो आप अपनी परंपराओं को पीछे छोड़ दो। इस तरीके से परस्पर विरोधी ऐसी बाइनरीज, ऐसी बातों को दुनिया में प्रसारित किया गया और एक तरीके से वही जीवन मूल्य बन गए जिसके परिणाम हम देश दुनिया में देख रहे हैं। सबसे विकसित देश भी उसका सामना कर रहे हैं, आई हुई समस्याओं का। थोड़ी बहुत मात्रा में हम भारत के लोग भी उसका सामना कर रहे हैं। अभी भी हमारी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले देशों की बन गई है। और इसीलिए हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे जाना है, हमें चांद तक पहुंचना है। परंतु जहां हम चांद पर पहुंच रहे हैं उस समय हमें अपने आराध्य जीवन मूल्यों के आदर्श ऐसे भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर भी उसकी जन्मभूमि पर बनाना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि भारत एक तरफ अपने हजारों वर्षों के जीवन मूल्य और संस्कृति को प्रतीक ऐसे राम मंदिर के भव्य निर्माण पर पूरा समाज एक पूरे भक्ति भाव में लीन हो रहा है, और वही समाज उतने ही उत्साह से भारत के वैज्ञानिक प्रगति जिसमें चांद पर हम पहुंच गए, दुनिया के सबसे सस्ते में सबसे अच्छी तकनीकी के साथ हम पहुंच गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि हमारा आगे का रास्ता इंगित करता है। इट्स अ वेरी इंडिकेशन, सिंबॉलिक है ये। और इसलिए ये जो सिंबॉलिज्म है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमारे इसरो के चेयरमैन चांद पर भी हमें पहुंचा रहे हैं और वो अपने आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन करने भी जा रहे हैं। तो ये कुछ सालों पहले लोगों को विरोधाभास लगता था, लेकिन ये विरोधाभास नहीं, ये भारत के प्रकृति है, ये भारत का स्वभाव है और ये भारत के भविष्य की नियति है। और इसीलिए हम लोगों को, दुनिया के हमारे नौजवानों को, दुनिया में जितनी भी नई तकनीकी आ रही है, जितने भी नए नए एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेमीकंडक्टर हो, कोई भी बात पीछे नहीं छोड़नी है, उसमें सबसे आगे जाना है। परंतु इन हर तकनीकी के पीछे एक फिलॉसफी है, एक सोच है कि जिसका मानव जीवन के साथ बहुत बड़ा संबंध है। और इसलिए एक मानव जीवन के लिए फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली ऐसे जीवन मूल्यों के साथ तकनीकी का चयन करने वाले, तकनीकी का निर्माण करने वाले और उसको जोड़कर मानव हित में उसका उपयोग करने वाले ऐसे नौजवानों की देश को जरूरत है। वी रिक्वायर सच टाइप ऑफ माइंड्स, कल्चर्ड ब्राइट माइंड्स। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और ये भारत का भविष्य है। तो मैं जब देश में घूमता हूं तो बहुत खुशी है क्योंकि वही युवा है जिनको भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जय श्री राम लगाने में भी कोई संकोच नहीं है और चांद पर पहुंचाने के लिए एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में अपना परचम लहराने में भी वो सबसे आगे है। तो ये जो बात है, ये मुझे लगता है भारत का भविष्य का चित्र है, उसको हम इन प्रतीकों से समझ सकते हैं। आज ये जो हलचल है पूरे जमीन तक हो रही है। मतलब मैं देख रहा था कि स्टार्टअप्स, भले एक समय था कि कई सारे युवाओं को ये आदत हो गई थी कि बस अपनी कोई डिग्री पालो, डिग्री पाकर नौकरी की लाइन में खड़े हो जाओ, परंतु ये वही देश है जो अब लोगों को आत्मविश्वास दे रहा है। वो आत्मविश्वास ऐसा है कि 2016 में 450 स्टार्टअप रजिस्टर हुए थे, वही 2022 में 26,522 इतने स्टार्टअप रजिस्टर हुए। और इस 2024 की खबर आ रही है कि पिछले साल में 1 लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप लोगों ने रजिस्टर किए हैं। ये मुझे लगता है इट शोज द एस्पिरेशन ऑफ आवर यूथ। ये भारत का एस्पिरेशन है। एक समय था कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हें एक अभियान लेना पड़ा, स्कूल चले हम,
यानी बच्चों को स्कूल भेजो, स्कूल चलो, इसके लिए अभियान लेना पड़ा। मुझे लगता है कि आज 2024 में वो अभियान कितना सफल था, ये अगर सोचेंगे तो आज किसी को बोलना नहीं पड़ता। गरीब से गरीब, गांव से गांव, पढ़े लिखे अनपढ़, हर कोई अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के बारे में पक्का समझ गया, हर कोई जा रहा है। अब जरूरत है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा में अच्छे परिवर्तन हो और अच्छी शिक्षा में भारतीय मूल्यों के साथ और आधुनिक से आधुनिक ज्ञान के साथ, ये जो नया कॉम्बिनेशन है, ऐसी शिक्षा के लिए पूरे देश को तैयार हो जाना चाहिए। हम सबसे ज्ञान लेंगे लेकिन मॉडल हमारा होगा। हम बाजार से कपड़े लाते हैं तो अपने अनुसार उसको टेलर्ड कर लेते हैं ताकि हम कंफर्टेबल रहे। तो भारत दुनिया से कोई भी टेक्निक आए, कोई भी ज्ञान आए, कोई भी नया अनुसंधान आए, तो हमें अपना दिमाग लगाना है, हमें अपने अनुसार उसको टेलर्ड कर लेना है। इसकी ज्यादा जरूरत है आज, और उसके लिए आज हमारे नौजवान तैयार हैं। उनको बस इस बारे में अवगत कराने के लिए बहुत सारे लोगों को मेहनत करनी चाहिए। जिनके पास भी ऐसा ज्ञान है, जो व्यवस्थाएं बनी है हमारी, जो व्यवस्थाएं चला रहे हैं, उनको इस दिशा में बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है। अभी देखिए, आने वाले समय में बहुत सारी दुनिया भर की कहानियां फिल्मों में हमने सुन ली। अब ये समय आया है कि भारत की कहानियां केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया देखेगा, दुनिया समझेगा। ये समय आ रहा है। अब इस समय के लिए हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करना, मैं पुरानी पीढ़ी के लोगों को यही बोलूंगा, पेरेंट्स को यही बोलूंगा कि अपने नौजवानों पर, बच्चों पर विश्वास रखो। उनकी जो प्रतिभा है उस पर विश्वास करो, उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाओ, उसको कमजोर मत करो। शायद आप लोग एम्प्लॉयमेंट की लाइन में खड़े रहे होंगे, लेकिन उनको अपनी प्रतिभा के साथ आप उनके पीछे साथ खड़े रहो, उनको अपनी प्रतिभाओं के साथ नई ऊंचाइयों को छूने दो। ये मुझे लगता है कि आज का समय है, आज की आवश्यकता है, और ये बात जितनी आगे बढ़ेगी उतना ही ये समाज, ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। मैं यही बात कहूंगा कि आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन समाज के सारे लोगों को मिलकर करने हैं। ये कोई एक संगठन नहीं करेगा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूं, कई लोग आते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आप लोग ये काम और कर लीजिए। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अब ये समय है कि जिसमें आप किसी को आउटसोर्स मत करिए। हम सब मिलकर, समाज के हर व्यक्ति को मिलकर, हर संस्थाओं को मिलकर नए परिवर्तन में काम करना होगा। हमारे परिवारों को अच्छा करना है तो हम सबको मिलकर उसमें काम करना पड़ेगा कि हमारे हर एक का परिवार, हम अपने बच्चों के संस्कार स्कूलों को केवल आउटसोर्स न करें, हम अपने परिवार को ऐसा बनाएं कि हम हर बच्चे को, हर परिवार से अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी दिशा मिलेगी। हम अपने जीवन में ही ऐसी शैली लाए जिससे हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो हमारी आदतें भी हमें बदलनी पड़ेगी। उसके आंदोलन है ये पूरे समाज का कि हम सबको आगे जाना पड़ेगा। हमें जीवन में ऐसी शैली लेनी पड़ेगी कि जो स्व के आधारित होगी। समाज में हमारे बहुत सारे जाति, इसके आधार पर कौन से कहाँ जन्म लिया, कौन सा व्यवसाय, इसके आधार पर उच्च नीच करने की बहुत बुरी आदत हमारे समाज में बरसों से रही। लगातार हर पीढ़ी इस पर प्रयास कर रही है कि इससे हम मुक्त हो जाए। आज मुझे लगता है इसको एक ठोस आंदोलन बनाने की जरूरत है कि इससे जुड़ी जो भी बुराई हमारे समाज में होगी उसको हम नष्ट करेंगे, अपने परिवार से इसका प्रारंभ करेंगे। और हमारे देश में हम लोग व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छे हैं, परंतु सार्वजनिक जीवन में नागरिक कर्तव्यों के बारे में हमें ठोस उपाय करने पड़ेंगे। सिग्नल केवल सीसीटीवी कैमरा लगा है इसलिए हम अच्छे नहीं रहेंगे। बिना सीसीटीवी कैमरा के भी अच्छा रहने की हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति है। तो मुझे लगता है आज नागरिक कर्तव्य करने के नाते हम छोटी बातों में हम सब अगर इन बातों को आगे लेकर चलेंगे, ट्रैफिक के रूल से लेकर हमारा टैक्स हमारा समय पर देने से लेकर बहुत सारी छोटी बातें, तो मुझे लगता है कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारा समाज जो ऑटो मोड पर चल पड़ेगा। केवल ऑटोमेशन मशीन में नहीं लाना है, समाज भी ऑटोमेशन पर चलना चाहिए, ऑटो मोड पे चलना चाहिए। सरकारी डंडे की उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हमारी संस्कृति और धर्म का आधार अगर हम बनाते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो पूरे दुनिया को आने वाले समय में, अगले 15-20 सालों में, 25 सालों में हमको ऐसा भारत बनाना है और ऐसा भारत बनकर दिखाना है। वो भारत अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व का कारण बनेगा और पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता दिखाएगा कि हम आधुनिक से आधुनिक बने, हम समृद्ध से समृद्ध बने, हम पराक्रमी और पुरुषार्थी बने, लेकिन हम पूरे समाज के साथ सह अस्तित्व का जो पाठ है, को एग्जिस्टेंस का, सृष्टि के साथ, सारे समाजों के साथ, ये पाठ पूरी दुनिया में शांति का संदेश दे सकता है। तो उस पाठ को लेकर आगे चलना, इसका उदाहरण भारत को प्रस्तुत करना है। ये उदाहरण प्रस्तुत करने से ही हम विश्व गुरु कहलाएंगे। तो आज ये बहुत ही एक अच्छा अभियान था विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और जन सेवा केंद्र मुंबई के द्वारा, और इसके जो भी आयोजक हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है
क्योंकि ये जो पूरा राष्ट्र के अमृत काल का जो समय होगा वो किसी एक द्वारा, एक संस्था द्वारा, एक सरकार द्वारा नहीं होगा। तो उसमें पूरे जन को, सारे लोगों को सहभागी होना है। और उस दृष्टि से लोक जागरण, लोक मत परिष्कार, यानी लोगों के मत का परिष्कार बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम लोकतंत्र में हैं और इस दृष्टि से ये जो कार्य है लोक जागरण का, ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। उस कार्य को इन दोनों संस्थाओं ने हाथ में लिया। लगभग 180 से ज्यादा ऐसे उद्बोधन उन्होंने आयोजित किए और आने वाले उस सारे उद्बोधन की श्रृंखला में मुझे भी सहभागी होने का अवसर मिला। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मेरी शुभकामना है कि आपका ये कार्य, हम सब मिलकर, आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, सब मिलकर हम इस कार्य को आगे ले जाएंगे और भारत माता को हम उसके उच्च सिंहासन पर आरूढ़ स्वयं देखेंगे। यही शुभकामना। भारत माता की जय।